अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। किसानों के रोल मॉडल बने हरियाणा के सुरेंद्र कुमार स्ट्रॉबेरी की खेती से पेश की किस्सा। सरसों की फसल को झुलसा रोग से बचाव का तरीका। हौसला बुलंद हो और मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा तो कोई भी काम करना आसान हो जाता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है हरियाणा राज्य जिला हिसार स्याहड़वा गांव के सुरेंद्र कुमार ने, जो पिछले 12 साल से अपनी मेहनत और लगन से विपरीत जलवायु में भी स्ट्रॉबेरी की खेती कर न सिर्फ अपनी आर्थिक स्थिति बदली बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल कायम कर दिया। आज के समय में ये किसान प्रति एकड़ स्ट्रॉबेरी 10 टन उत्पादन भी लेकर लाखों की आमदनी कमा रहे हैं। आइए चलते हैं उनकी स्ट्रॉबेरी की खेत पर, जहां फलों की तुड़ान चल रही है। जानते हैं उनसे उनकी सफलता का राज। हरियाणा के हिसार जिले में एक छोटा सा गांव है स्याहड़वा, जो कि उत्तर भारत में स्ट्रॉबेरी हब के नाम से मशहूर है। यहाँ वर्ष 1994 में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल गोदारा के सहयोग से स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की गई। शुरुआत में थोड़ी बहुत परेशानियों के बाद धीरे धीरे सब ठीक होता चला गया और आज यह फसल यहाँ के किसानों के लिए वरदान से कम नहीं है। मैं एक स्ट्रॉबेरी ग्रोवर हूँ और मैं लगभग 12 साल से स्ट्रॉबेरी कर रहा हूँ। मेरा जो विलेज स्याहड़वा है वो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्ट्रॉबेरी में, महाबलेश्वरम के बाद। इसमें जो काम होता है वो सारा मैनुअली होता है और मैन पावर की कमी की वजह से बहुत ज़्यादा फील्ड तो हम नहीं कर पाते, लेकिन 5-6 एकड़ स्ट्रॉबेरी हम हर साल करते हैं। इसका जो फ्रीगो प्लांट है वो कैलिफोर्निया से आता है और उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, अपने प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर में नर्सरी बनाते हैं। ये 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में लगती है। नवंबर लास्ट वीक और दिसंबर फर्स्ट वीक में फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है और 31 मार्च तक इसकी फ्रूटिंग चलती है। ट्रांसप्लांटेशन से पहले हम लैंड प्रिपरेशन करते हैं, बेसल डोज डालते हैं, फास्फोर, सिंगल सुपर, जिंक, पोटास, ऑर्गेनिक मैन्योर डालते हैं उसमें। इसको ज़मीन को अच्छी तरह तैयार करने के बाद बेड प्रिपरेशन करते हैं। बेड प्रिपरेशन हम बेड मेकर है ट्रैक्टर ऑपरेटेड, उससे बेड बनाते हैं। बेड की विड्थ जो है वो लगभग 90 सेंटीमीटर और हाइट 30 सेंटीमीटर होती है। इसके 24,000 प्लांट्स पर एकड़ लगते हैं। 25 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट और 30 सेंटीमीटर रो टू रो। इसकी हम 3 रो प्लांटेशन करते हैं एक बेड पे। जब प्लांटेशन करते हैं उस टाइम टेम्परेचर ज़्यादा होने के वजह कारण हमें इसमें माइक्रो स्प्रिंकलर लगाने पड़ते हैं ताकि प्लांट की मोर्टेलिटी ना हो। तो 1 महीने तक इसमें माइक्रो स्प्रिंकलर चलते हैं। जब वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाती है और प्लांट स्टेब्लिश हो जाता है उसके बाद हम इसमें ड्रिप बिछाते हैं और मल्चिंग करते हैं, मल्चिंग शीट बिछाते हैं। मल्चिंग का ये तरीका होता है, पौधे के ऊपर से ही बेड पे मल्चिंग डाल दी जाती है और उसको बेड पे
10 फीट पे मिट्टी से दबा के और फिर ब्लेड से जहाँ जहाँ पौधा है वहाँ क्रॉस करके और उस पौधे को पॉलीथीन से ऊपर निकाल देते हैं। फर्टिगेशन, इरिगेशन सारा ड्रिप से होता है। हम इसमें फर्टिगेशन शेड्यूल में वही NPK के ग्रेड होते हैं सारे, और कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम, बोरॉन ये चलाते हैं। उसके बाद जब टेम्परेचर रात को 10 डिग्री से नीचे चला जाता है दिसंबर में, उस टाइम हम इसमें लो टनल बनाते हैं। तार से इसका टनल बना के, छोटा टनल, और सफ़ेद पॉलीथीन से कवर किया जाता है। हर रोज़ सूर्यास्त के बाद 3 से 4 बजे हम उसको कवर करते हैं। सुबह धूप निकलने के बाद फिर उसको अनकवर्ड करते हैं। सेंसिटिव क्रॉप है स्ट्रॉबेरी, फंगल डिजीज ज़्यादा आती हैं, उसके लिए हम इसको पहले से ट्राइकोडर्मा है, जैसे नीम बेस्ड सॉल्यूशंस हैं, कुछ नीम ऑयल है, वो यूज़ करते हैं। कुछ हम केमिकल फंगिसाइड भी यूज़ करते हैं इनमें। और इंसेक्ट अटैक के लिए हम हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जो रिकमेंडेड पेस्टिसाइड्स हैं वो यूज़ करते हैं। तो इसकी जो एवरेज यील्ड है वो अगर इम्पोर्टेड बढ़िया प्लांट्स है तो उसकी 500 ग्राम से 700-800 ग्राम पर प्लांट भी यील्ड हम अचीव किए हमने हमारे फील्ड में, और 24,000 प्लांट पर एकड़ लगते हैं। तो इसकी एवरेज यील्ड जो है वो 10 टन से 12 टन हम अचीव करते हैं, और एवरेज रेट रहता है 100 रुपये kg। तो इसको हम हार्वेस्ट करके 250 ग्राम की एक पिनिट होती है, उस पिनिट में पैक करते हैं और एक बॉक्स तैयार करते हैं 2 kg का, उसमें 8 पिनिट आती हैं, और वो पैकिंग करके दिल्ली आज़ादपुर मंडी में इसकी हम मार्केटिंग करते हैं। इसका जो खर्चा है, अगर हेल्दी प्लांट आप सोइललेस प्लांट लेते हो तो वो लगभग 8 रुपये से 10 रुपये पर प्लांट कॉस्टिंग आएगी आपकी। तो प्लांट्स का जो खर्चा है वो 1.5 से 2 लाख रुपए पर एकड़ प्लांट्स का खर्चा है, प्लस लेबर और मल्चिंग सीट, लो टनल सीट मिला के इसका 3 लाख से 5 लाख के बीच में पर एकड़ खर्चा आता है। और मार्केट ठीक ठाक रहे, अच्छी यील्ड आए तो 10 से 12 लाख रुपए पर एकड़ तक इसका फ्रूट हम सेल कर सकते हैं। आय व्यय के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि 1 एकड़ खेत में 24,000 पौधे लगते हैं, जिनसे प्रति पौधा लगभग 500 ग्राम फल मिल जाते हैं। इस प्रकार इन्हें प्रति एकड़ से लगभग 12 टन उत्पादन प्राप्त हुआ, जिसका औसत बाजार मूल्य 100 रुपए प्रति किलोग्राम मिलता है, जिससे इन्हें कुल 12 लाख रुपए की आय प्राप्त हुई। और इस उत्पादन को प्राप्त करने के लिए 5 लाख रुपए प्रबंधन खर्च आया, जिसको कुल आय में से घटाने पर इन्हें 7 लाख रुपए की आय प्राप्त हुई। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश के जो किसान भाई सरसों की खेती कर रहे हैं, वर्तमान में उनकी फसल में फूल और फलियां बन रही हैं, लेकिन मौसम में हो रहे बदलाव के कारण फसल में कई तरह के रोग होने की संभावना बढ़ जाती है, जिसमें मुख्य रूप से झुलसा रोग के कारण फसल को काफी क्षति भी होती है। लेकिन किसान भाइयों को इस रोग के फैलने के कारण, लक्षण एवं निवारण की सही जानकारी नहीं होती। तो इस रोग से फसल को बचाने के लिए कौन कौन से उपाय करना चाहिए, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं आत्मा परियोजना जिला दुमका के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दिवेश कुमार। किसान भाई, अभी आप अपने प्रक्षेत्र पर आपके खेत में तेलहन लहरा रहा होगा और उसमें राई, तोरी, सरसों, ये कई तरह का तेलहन आप लगाए होंगे, और इसको एक रोग प्रभावित करता है जो बीज के द्वारा आता है
या हवा के द्वारा आता है, वो अल्टरनेरिया ब्लाइट के रूप में जाना जाता है। अल्टरनेरिया के साथ जुड़े हुए हैं जो इस फसल को प्रभावित करता है। किसान भाइयों, सरसों की फसल में अल्टरनेरिया अंगमारी रोग का प्रकोप अधिक होता है। ये एक बीज जनित रोग है, तो इसलिए बुआई से पहले आप बीजों का उपचार जरूर कर लें। तो आइए जानते हैं इस रोग के लक्षण एवं उसकी पहचान के बारे में। इसमें बूंदा या धब्बा, बूंदा बूंदा और वो घुमावदार रिंग नुमा होता है, और यह सिर्फ पत्ती पर ही नहीं, तने पर होते हैं और पॉड पर भी होते हैं, जहाँ फलियां बनती हैं वहाँ भी होता है। ये सभी घुमावदार धब्बे ये मिलकर पूरे पत्ती को जला देता है। यदि यह रोग लग गया तो पॉड में दाना नहीं बनेगा, और यदि दाना बना और रोग ये लग गया तो दाना का जो वजन होता है या तेल की जो प्रतिशत होती है वह घट जाएगा, और सिर्फ सिकरा हुआ दाना आपके प्रभावित फसल के पौध से या फलियां से निकलेगा। तो इसमें उत्पादन भी कम होगा क्योंकि वजन घट जाएगा। यदि उत्पादन ठीक हुआ तो तेल प्रतिशत घट जाएगा। किसान भाइयों, अभी आपने जाना इस रोग के लक्षण एवं इसकी पहचान के बारे में, और आइए अब जानते हैं इस रोग की रोकथाम के बारे में। तो आप इसकी रोकथाम किस तरह से करें, आइए जानते हैं। तो किसान भाई, इससे बचने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले तो ये करना है कि रोग रोधी किस्में का चयन जो वैज्ञानिकों के द्वारा अनुशंसित है। ऐसे कई ऐसे वैरायटी हैं जो, और सबसे बड़ी बात है, यदि जिस खेत में यह रोग लगा उस खेत में आप तेलहन आप कोशिश करें कि ना लें, और दूसरे फसल को लें। डायथेनैम 45 इस रोग को नियंत्रण करने में कारगर सिद्ध होता है। इसका 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप स्प्रे करें, और एक बार नहीं, फिर 1 सप्ताह के बाद या 10 दिन के बाद दोबारा स्प्रे करें। इस रोग से बच सकते हैं। फसल से अधिक तेल की मात्रा अपने उत्पाद से प्राप्त कर सकते हैं। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। इस समय प्रदेश में कड़ाके की ठंड के कारण बकरी पालन व्यवसाय से जुड़े किसान भाइयों के सामने कई तरह की समस्या आती है, क्योंकि बकरियां ठंड के प्रति काफी संवेदनशील होती हैं। यदि इस मौसम में उनकी देखभाल, आवास और आहार प्रबंधन में थोड़ी सी भी कोताही बरती गई तो कई प्रकार के रोगों की चपेट में वो आ जाते हैं, जैसे कभी कभी बकरियां मरने भी लगती हैं। इसलिए मौसम के मिजाज को देखते हुए आप बकरियों की देखभाल किस प्रकार से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर संत कुमार सिंह। बकरी पालन से अधिक आमदनी प्राप्त करने के लिए अभी चल रहा है, आपका जाड़ा का समय चल रहा है, इसमें उसको उच्च वैज्ञानिक तरह से व्यवस्था करनी चाहिए, नहीं तो उसे मृत्यु दर काफी बढ़ जाता है। किसान भाइयों, ठंड के मौसम में सबसे ज्यादा बकरी के बच्चे प्रभावित होते हैं, इसलिए इनकी देखरेख पर विशेष ध्यान दें। साथ ही बकरियों को भी ठंड से बचाने के लिए बताए जा रहे उपायों को अपनाएं, जो कि इस प्रकार है। यदि बच्चा देने का समय हो तो उसको उसके बकरी को और एक मैंने जो जहाँ की हवा कम लग सके और बिछावन बिछा दें, सूखी बिछावन बिछा देनी चाहिए। और जब बच्चा का जन्म होता है तो जन्म होते ही उसको तौलिया से साफ कर देना चाहिए, कहा कि यदि ठंडा रहेगा तो उससे एनर्जी का बहुत उसको लॉस होगा, और एनर्जी लॉस होने से वो कमज़ोर होकर बच्चे मर जाएंगे, साथ साथ निमोनिया होने का भी चांस रहेगा। तो जैसे ही बच्चे जन्म ले उसको जितने झिल्ली वो कर रहे हैं साफ करके उसको ये तौलिया से साफ कर दें, और यदि बहुत ज़्यादा ठंडा है तो उसको कपड़े से ढक भी देना या बोरे से ढक देना है। इसके अलावा जो आवास है आपको जाड़े के दिन में बच्चे के लिए 5% से ज़्यादा हवा का आगमन नहीं होना चाहिए।
यदि बड़े बकरी है तो उसको 10% तक आगमन हो सकता है। यदि 25% का आगमन करेंगे तब बड़े और छोटे के लिए बहुत हानिकारक होगा और निमोनिया का काफ़ी प्रकोप होगा। इसलिए इस पर ध्यान देना है कि हवा का घर में जो है यदि खुला जगह है उसको बोरे से बंद कर दें। ठंड के मौसम में बकरियों में प्रायः अंतः एवं बाह्य परजीवी की समस्या देखने को मिलती है, जो कि कई बीमारियों के वाहक का कार्य करते हैं। साथ ही इनसे ग्रसित बकरियां कमजोर होने लगती हैं। इसलिए समय रहते इनकी रोकथाम करना बेहद जरूरी है। हम लोग विशेषता ये देखते हैं कि बरसात के दिन में जो बकरियां बहुत काफ़ी चरती हैं तो उसे चरने से उसमें कृमि की संख्या काफ़ी बढ़ जाता है। इसलिए बरसात जैसे ही खत्म हो, जाड़ा शुरू होने के पहले कृमिनाशक दवा अवश्य देनी चाहिए। यदि नहीं हमारे किसान भाई दिए हैं तो अभी भी कृमिनाशक दवा दे। उसके लिए आपको एल्बेंडाजोल नाम का दवा है, करीब 8 से 10 मिलीग्राम प्रति किलो वजन पर खाली पेट में एक बार देना है। लेकिन यदि गर्भवती बकरी है तो उसको एल्बेंडा नहीं दे करके फेल्बेंडाजोल दें। दूसरी बात है कि जाड़े के दिन में बहुत छोटा होता है और रात बहुत बड़ा होता है तो धूप की आवश्यकता बहुत काफ़ी अधिक हो जाती है। लेकिन धूप में तभी निकाले छोटे छोटे मेमनों को जबकि धूप बाहर हो तब, नहीं तो घर आवास के अंदर नहीं रखे। लेकिन कोशिश करें कि जब धूप हो तो उसको धूप के बाहर निकाल दें। खास करके जो काले रंग की बकरियाँ या छौने या जो गहरे रंग के होते हैं धूप को बहुत अच्छी तरह से शोषित कर लेते हैं। धूप का करीब 80% ये कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। और तीसरी बात है कि जो आपकी बकरियाँ चरने के लिए भेजते हैं उसमें भी ध्यान देने की जरूरत है कि तभी भेजें जबकि जो शीत लगा हुआ है घासों पर उसमें नहीं भेजें। यानी कि आप मोटा मोटी यदि धूप अच्छा किया है तो 10 बजे से दिन से लेकर के 2 से 2.5 बजे तक 2 से 3 बजे तक बकरियों को चरने के लिए छोड़ सकते हैं। और नहीं तक शीत वाले यदि घास खाएंगी तो उसमें उनको टिम्पनी होने का चांस बढ़ जाएगा और ऐसे भी उसको बीमारी हो सकती है, ठंडे से लग सकती है। तो इसलिए उसको भी कोशिश करना है कि 10 बजे के बाद ही बकरियाँ को छोड़ने के लिए छोड़े, लेकिन 3 बजे के पहले उसको घर में ला दें। और जो ज़मीन की मिट्टी है बीच बीच में भी 10 ग्राम चूना प्रति वर्ग फीट पर डालते रहें तो उससे नमी भी कम होगी और जो कृमि है उसको भी मार देती है। इसके अलावा बकरियों को ताज़ा एवं साफ पानी पीने को दें। बकरियों को हरी घास के साथ प्रोटीन युक्त दाना मिश्रण भी खिलाएं और बकरियों के नवजात बच्चों को खीस अवश्य पिलाएं। इससे उनमें रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। इसके बावजूद भी अगर बकरियां किसी बीमारी की चपेट में आ जाएं, तो उन्हें योग्य पशु चिकित्सक को अवश्य दिखाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। हाजीपुर पूर्वी चंपारण से खेमचंद महतो जी, आप अन्नदाता के माध्यम से मुर्गीशाला में प्रकाश व्यवस्था के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो खेमचंद महतो जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। तो उसका प्रबंधन अवश्य है। जैसे कि ये जो हमारे ठंडे का मौसम है, इस ठंडे के मौसम में हमें मुर्गियों की खास प्रबंधन देनी पड़ती है। ब्रूडर गृह की तापमान व्यवस्था। ब्रूडर गृह में चूजों को लाने के पूर्व लगभग 12 घंटे पहले 90 से 95 फ़ारेनहाइट तापमान हीटर या बल्ब द्वारा बनाना चाहिए ताकि चूजों को सर्दी से बचाया जा सके। ये तापक्रम लगभग 1 सप्ताह तक बनाकर रखना चाहिए क्योंकि तापमान में गिरावट और अधिकता के कारण चूजों की सबसे ज्यादा मृत्यु होती है। अंडा उत्पादन करने वाली मुर्गियों के लिए 16 घंटे का उजाला और 8 घंटे का अंधकार आवश्यक है। लेकिन जो हमारा सर्द मौसम है, इसमें अंधेरा 8 घंटे से ज़्यादा का होता है और उजाला 16 घंटे से कम का होता है। इसका मतलब यही होता है कि हमें आर्टिफिशियल लाइटिंग उसे देनी पड़ती है। कभी कभी फॉग के कारण सूर्य की रोशनी हमारे जो मुर्गियां हैं उसकी आंख तक नहीं पहुंच पाती। उस रोशनी को पहुंचाने के लिए हमें आर्टिफिशियल लाइटिंग देनी पड़ती है। यानी आपको अपने पोल्ट्री शेड के अंदर बिजली का प्रबंधन करना है। वो दिन में भी ये ध्यान रहे कि 16 घंटे हमें उजाला देना है, चाहे वो आर्टिफिशियल लाइटिंग से ही क्यों ना दे। दूसरी तरफ उसके खान पान पे बहुत ध्यान देना है। पानी में आप पीने के पानी में वेनलाइट एंटी स्ट्रेस जो है वो मिलाएं। तीसरी जो बात है वो सॉडस्ट, अगर आप उसे लकड़ी की कुन्नी पे रख रहे हैं यानी कि सॉडस्ट पे जो उनकी बेडिंग मटेरियल सॉडस्ट है, तो उसका खास ध्यान रखना है क्योंकि इस नमी में क्या होता है
कि जो वो सॉडस्ट है वो गीला हो जाता है। सॉडस्ट अगर मुट्ठी में बांधने से वो आराम से नीचे की तरफ फिसल कर गिर रहा है, दैट मीन्स वो आपका सॉडस्ट काफी अच्छा है। अगर सॉडस्ट में नमी आ गई है तो आप फंगस से के आपकी मुर्गियां फंगस के शिकार से हो सकती है, इसीलिए आप उसमें सॉडस्ट में कॉपर सल्फेट, एंटी फंगल कुछ भी मिला सकते हैं, जैसे कि कॉपर सल्फेट। बीच बीच में आप अपने सॉडस्ट जो मुर्गियों की बेडिंग मटेरियल है उसको खोदते रहें, ताकि ऊपर की सॉडस्ट नीचे के सॉडस्ट ऊपर आ जाए और ऊपर का नीचे वो अच्छी तरह से मिले होने चाहिए। प्लास्टिक के सीट से अगर पूरा खिड़कियां ढक देते हो तो वो काफ़ी सही नहीं है। वेंटिलेशन हमारी मुर्गियों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो वेंटिलेशन आप ये कर सकते हो कि जितनी भी खिड़कियां हैं, खिड़कियों के किनारे आप प्लास्टिक सीट ढको, लेकिन ऊपर प्लास्टिक सीट के जस्ट ऊपर कुछ वेंटिलेशन, प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए जगह अवश्य छोड़ें। अंदर प्रॉपर लाइट होनी चाहिए। ये सारी सावधानियां बरतने से आपकी क्या होगी, अंडा उत्पादन में तो वृद्धि होगी ही होगी। अगर आप डुअल पर्पस की मुर्गियां पाल रहे हैं जो कि अंडा और मीट दोनों उत्पादन कर रही है, तो इससे उसमें जो मांस की मुर्गियां हैं उसमें मांस की भी उत्पादन शक्ति बहुत ज्यादा हद तक बढ़ जाएगी। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। सर्दी के मौसम में मधुमक्खी एवं मधुमक्खियों की देखभाल एवं प्रबंधन, जनवरी फरवरी माह में लीची के बाग में किए जाने वाले जरूरी कार्य। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार, झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 50512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।